हाँ जी। तो जैसा कि आपको पता था कि लैंग्वेज का बैच अपन स्टार्ट कर रहे हैं कृष्ण एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, आप सभी का स्वागत है। तो लैंग्वेज के बैच की बात करेंगे। जैसा कि अभी के जो एग्ज़ाम हुए हैं एपीओ वगैरह के, जो आपने देखे हैं प्रश्न पत्र, उनमें ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत जो हुई है, लैंग्वेज के पेपर को क्वालिफाई करने में दिक्कत हुई है। तो कहीं ना कहीं अपनी जो कमियां हैं उनको टारगेट कर रही है संस्था। जब कमियों को टारगेट किया जाता है तो समय रहते उन कमियों को दूर कर लेना चाहिए। तो हम जब बात करते हैं हिंदी की, तो ज़्यादातर स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के रहेंगे। आप अपना मीडियम भी शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, जिससे मुझे पता रहे कि आप हिंदी के भी हैं इसमें कोई, या फिर ओनली इंग्लिश के हैं, तो अपन उस हिसाब से कम्युनिकेट करेंगे क्लास को। जनरली आपने हिंदी पढ़ी होती है 10th तक, कंपलसरी के तौर पे मानो या जैसे तैसे समझ के मानो, आप 10th तक हिंदी पढ़ते हैं। उसके बाद में हिंदी वाली चीज़ें आपके डे टू डे लाइफ में ही काम आती है। बुक्स के रिगार्डिंग आपकी हिंदी वाली चीज़ें छूटती चली जाती है। तो आपको सारी चीज़ें आ रही होती है, सारी चीज़ों को आपका नॉलेज ऑलरेडी है, तो उसी को इन्हांस करते हुए अपन पेपर में किस तरीके से ले जा सकते हैं, किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर आपका कम्युनिकेशन रहेगा तो इस क्लास को अपन और अच्छे से कर पाएंगे। तो अपनी जो भी आगे की क्लासेस रहेगी वो टू वे कम्युनिकेशन के थ्रू रहेगी। हम लाइव हैं इस तरीके से, जिससे आपकी सारी चीज़ें सुन सके, आपके सारे डाउट्स ले सकें और उसी के अकॉर्डिंग अपन क्लास को आगे बढ़ा सके। क्योंकि आफ्टर ऑल कंटेंट सारा आपको मिल जाता है, यूट्यूब पे मिल जाता है, ऑनलाइन जहाँ भी जाओगे आपको कंटेंट मिल ही जाता है। लेकिन बात आती है जब आपको कितना समझ में आया और आपको कितना समझा पाए, तो वो वन वे कम्युनिकेशन में सामने वाले को पता नहीं रहता। तो यहाँ कुछ पुराने स्टूडेंट्स होंगे तो उनको अच्छे से पता होगा। तो ये अपना बैच जो चलेगा वो एकदम स्मूथली चलेगा। आपको एग्ज़ाम से पहले आपका सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से करवा दिया जाएगा और रिवीजन भी करवा दिया जाएगा। तो इस बार हमें कोई जल्दी नहीं है। लास्ट टाइम क्रैश कोर्स के स्टूडेंट थे तो उन्हें उस हिसाब से करवाया गया। तो अभी हम एक एक चीज़ को आराम से लेके चलेंगे। तो आपको जुड़ के चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपको कितना समझ में आया। कुछ चीज़ें हैं, कुछ रूल्स हैं क्लास के, जो मैं आपको अभी से शेयर कर देता हूँ, जिससे आपको आसानी रहेगी आगे के लिए। सबसे पहले तो एक जो सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की चीज़ होती है, या एक सेल्फ ईगो टाइप का चीज़ जो भी आपके बीच में आता है, आज की टर्म्स जो है, तो उनको आप साइड रखिएगा। कहने का मतलब है, मैं जब कुछ समझा रहा हूँ आपको नहीं समझ में आया है, नो डाउट कई बच्चों को ये दिक्कत होती है। जब हम इंग्लिश के आपके स्वर होते हैं, जैसे इंग्लिश के आपके वोवल होते हैं, वैसे हिंदी के स्वर होते हैं। जब हम स्वर पे जाते हैं, अभी मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको, अपन तरीके से पढ़ेंगे इन चीज़ों को, तब बच्चों को इसमें भी दिक्कत होती है कि ये इधर आएगा या ये इधर आएगा, कौन सा किधर आएगा, इसकी दिक्कत होती है। इसके बाद में इसका लोकेशन किधर रहेगा, री का लोकेशन कहाँ रहेगा। हालांकि इनसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए। जब बेसिक से प्रश्न पूछे जाएंगे तो सीक्वेंस में अरेंज करने में भी स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। जब अपन मीडियम का देखते हैं तो ये संक्रमण का काल है, जिसमें हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी वाला जो टाइम पीरियड और जो जोन होता है ना, इसमें स्टूडेंट को लगता है कि हिंदी मेरे कहीं काम आनी ही नहीं है। लेकिन जब आप इतने समय से पढ़ रहे थे इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, और जब आपको टकराना अब हिंदी से है, तो आप किसको बोझ मत समझिए। पहली चीज़, आपको पूछने में किसी प्रकार की झिझक नहीं होनी चाहिए। तो आप अपना ईगो साइड में रखिए। आपको यहाँ कोई नहीं पहचान रहा, कोई नहीं जान रहा। लेकिन एक टाइम के बाद में आपके ये जो ईगो है ना, जो प्रश्न नहीं पूछने की जो आदत है ना आपकी, कि मैं प्रश्न क्यों पूछूं, या मैं ये क्यों पूछूं, या मैं ये क्यों बताऊं कि मेरे को समझ में आया है या नहीं बताया, तो इस चीज़ की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी प्रश्न से ही। और वो प्रश्न कौन से होंगे? एग्जाम हॉल के, जो आपके गलत जाएंगे। तो आपकी चॉइस है। पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको क्लास में एक्टिव रहना, हो सके उतना लाइव रहिए, ताकि आपको बेनिफिट होगा इस चीज़ का। दूसरी चीज़, अपन अपने पास दो तरीके हैं। एक तो अपना पाठ्यक्रम है, इसमें जो जो चीज़ लिख रखी है उससे संबंधित अपन जितने भी ग्रंथ है उनको उठा लें। मतलब बुक्स, मोटी मोटी बुक्स आप उठा लीजिए और उनका अध्ययन कीजिए। तो प्रैक्टिकली आपके लिए पॉसिबल नहीं है ये चीज़। तो हम इसमें सेलेक्टिव होंगे। सेलेक्टिव होने का सेंस ये है कि जो एग्ज़ाम में रिपीट की जा रही है चीज़ें, जो एग्ज़ाम में पूछी जा रही है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अभी उस पर न जाके, आपको वही पढ़ाया जा रहा है ना, जो
जो पढ़ाया जा रहा है। सपोज मैं आपको एक पेज पढ़ा रहा हूँ, तो वो एक पेज आपके दिमाग में इस तरीके से छपा हुआ होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी लाइन लिखी हुई, यहाँ पे कौन सी लाइन, यहाँ पे कौन सी लाइन है। फोटोग्राफिक मेमोरी जिसको बोलते हैं, वो होनी बहुत ज़रूरी है। अपन बहुत कम पेजेस के अंदर हिंदी का कंटेंट कवर करेंगे, और उसी के जरिए उसी पे आपको कॉन्फिडेंस रखना है। मैं संज्ञा नामक कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको, और मैंने एक पेज में पढ़ाया, कहीं उसको 10 पेज में पढ़ाया गया, आप 10 पेज को एग्जाम हॉल तक नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि बहुत सारे टॉपिक है, एक टॉपिक तो है नहीं। अब 10 पेज फाड़ के ले जाने की बात नहीं हो रही यहाँ पे। 10 पेज एग्जाम तक ले जाने का सेंस ये है कि आप उनको मेमोरी में कितना स्टोर कर पाएंगे, रिकॉल कितना कर पाएंगे वहाँ जाके, और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो मैटर करता है। तो हम सिलेक्टिव कंटेंट के साथ चलेंगे, जिसमें कंटेंट पूरा होगा। उस कंटेंट को तैयार आप करेंगे। जो ये एक पेज दे दिया जाएगा ना आपको, इसको तैयार आपको करना है। जस्ट लाइक अ पिक्चर। पिक्चर कैसे ड्रॉ करना है? बचपन में जब ड्राइंग की बात होती है, जनरली कोई पिकॉक बनाता है, तो वो इस तरीके से आपको ड्रॉ करनी है ना कि वो शेप आ जाए हाथों हाथ, कि हाँ पिकॉक कुछ ऐसा होता है। तो जैसे ही आपके सामने संज्ञा से संबंधित कोई प्रश्न आता है, तो आपके दिमाग में सीधा चार्ट आएगा कि 3 प्रकार होते हैं संज्ञा के, जिसमें आपको हाथों हाथ याद आ जाएगा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। फिर प्रश्न में क्या पूछा गया, वो जानकारियाँ, ऐसे करके आप विद इन सेकेंड्स उसका आंसर निकाल पाएंगे। कम चीज़ पे आप अच्छी कमांड कर सकते हैं, ज़्यादा चीज़ पे आप कमांड नहीं कर सकते। अब अपन जब चीज़ों की बात कर रहे थे, तो पहली चीज़ आपके प्रश्न होने चाहिए, समझ में आया नहीं आया। दूसरी चीज़, जो आपको करवा दिया जा रहा है वो आपको तैयार करना है। कहने का मतलब आपको आपका होमवर्क करना है अच्छे से, ठीक है। फिर आती है तीसरी चीज़। तीसरी चीज़ है अभ्यास, प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस कुछ मैं करवाऊंगा, कुछ आपको अपने स्तर पे करनी है। क्यों? आपने प्रश्न पूछा, पहली चीज़ तो मैं समझाऊंगा, वो काम तो मेरा है ही है, उसमें तो आपका कुछ करना ही नहीं है, आपको तो सुनना है तरीके से। ये हो जाने के बाद में आपका ये काम होगा, जब आप प्रश्न करोगे, जब आप प्रश्न करोगे चीज़ों को लेके, तभी आप उसको तैयार कर पाओगे, होमवर्क अच्छे से कर पाओगे। जब आपने प्रश्न किया, होमवर्क के वक्त आपको ध्यान में रहेगा कि मेरा ये प्रश्न था, मेरा ये डाउट था इस चीज़ में, या मेरी कमजोरी है, तो मैं इस कमजोरी को दूर कर लूँ, मैं इसको तैयार कर लूँ। यहाँ जब आप तैयार कर लेंगे, तैयार करने के बाद में जब आप अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रश्न लगाएंगे, सपोज नाउन के, जिसको संज्ञा बोलते हैं, उसके आपने 50 प्रश्न लगाए। जब अभ्यास करेंगे, हो सकता है आपके 30 क्वेश्चन राइट हो जाए, 20 आपके गलत हो जाए। अब आते हैं इस गलत पे। किस पे आते हैं? गलत पे। क्योंकि बात तो पेपर की करनी है अपने को सारी, उसी के लिए इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। गलत हुए हैं तो वहां प्रश्न करना है अपने से कि ये गलत क्यों हुआ। कोई तो वजह रही होगी जिसकी वजह से ये गलत हुआ है। अब गलत क्यों हुआ ये पता करना है। पहली चीज, क्या मेरे कंटेंट में कमी है? क्या मेरे कंटेंट में कमी है? यहाँ गलती है क्या? यहाँ गलती है तो आपको कंटेंट तैयार करना पड़ेगा, जो मैं करके आया हूँ ऑलरेडी तैयार। तो यहाँ तो आपको लगेगा नहीं, पहली चीज़। दूसरा, और आपका ध्यान यहीं पे होता है कि हमारे कंटेंट में कमी है, हमें कंटेंट चेंज करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन आपके कंटेंट में कमी नहीं रहेगी। फिर आप जब और गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा क्या मुझे याद है कंटेंट। 50 to 80% यहीं पे दाराशाही हो जाएंगे कि हमें अपना कंटेंट ही याद नहीं है। और आप करने क्या जा रहे थे? प्रैक्टिस। अब ये चीज़ तो कौन करेगा? आप ही करोगे। अब जो सबसे मेन चीज़ जो अभी चल रही है, जिसकी चर्चा हो रही है, कि इस तरीके के पेपर बनाए जा रहे हैं कि मिनिमम जो मार्क्स होते हैं 40%, वो 40% भी नहीं लाए जा रहे हैं स्टूडेंट्स के द्वारा। आप किसके पीछे भागते हो?
100 के पीछे, 100 के पीछे भाग के आप क्या करते हो, उस 100 का आप 50% भी कर नहीं पाते पूरा, और 50% पूरा नहीं कर पाते, मान लो 50% पूरा किया, उस 50% का 50% भी आपको एग्जाम हॉल तक याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ी है, उनका रिवीजन नहीं किया, उनका मंथन नहीं किया, और ये स्टेप्स फॉलो नहीं किए। अब यहाँ जब आप 100 का 50% करके जा रहे हो, 50 का 50% आपको याद नहीं रह रहा है, 20 to 25% पे आप वहाँ जा खेल रहे हो, और मिनिमम कितना है, 40%। तो 40% का गेम यहाँ से शुरू होता है, अपनी गलतियों से। जबकि हम ब्लेम यहाँ करते हैं कि हमारे कंटेंट में कमी थी। मैं यहीं पे आपको बोर्ड पे ही प्रश्न करवाऊंगा ना, एक पेज पढ़ा के ही, और मैं बता दूं ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज होंगे, एक टॉपिक के 3 पेज होंगे, लेकिन आपको वो 1 पेज 2 पेज 3 पेज भी याद नहीं होंगे। तो यहाँ कमी है अपनी। देखो जाहिर सी बात है, आप पैसे दे के यहाँ पढ़ने के लिए आए हो, एक डेमो क्लास के तौर पे आप मुझे क्या जान पाओगे, मैं आपको क्या दे पाऊंगा 1 या 2 क्लास में या 3 क्लास में, जो भी डेमो की क्लास रहती है आपकी, जो भी आपसे वादा किया गया है उसके अकॉर्डिंग आपकी कुछ क्लासेस यूट्यूब पे आएगी, लेकिन उनसे आप कितना जान पाओगे। आखिर में तो आपको खुद को ही जानना पड़ेगा, खुद के बारे में, कि आपको जो चीज़ करवाई गई है उस चीज़ को आपने किया है कि नहीं किया है। और देखने में ये मिलता है कि जो आपको करवाया जाएगा ना, उसका 30% भी आप तरीके से कर नहीं पाओगे। अब बात आती है कंटेंट पे, अपन चलते हैं सिलेबस पे। तो अभी तक जो चीज़ आपको बताई है उसको मैं ब्रीफ कर दूं। सबसे पहले आपको समझाया जाएगा क्लास से, तो आपका बेसिक रहेगा आपकी क्लास। क्लास के बाद में आपको करना होमवर्क। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट था स्कूल का, उसी को वापस अप्लाई करना है, और कुछ भी नहीं करना है। होमवर्क करके जब नहीं जाता था स्टूडेंट, तब वापस जब नेक्स्ट क्लास वर्क करवाया जाता था ना, नेक्स्ट डे, उस वक्त उसकी पिटाई होती थी, तब वो करके आता था, या क्लास नहीं जाता, स्कूल नहीं जाता, जो भी। तो यहाँ ये वाला है ना, ये मिसिंग रहेगा। तो यहाँ आपको ईमानदारी रखनी है, क्योंकि सिलेक्शन आपको चाहिए। सिलेक्शन चाहिए तो कुछ चीज़ें आपको माननी ही पड़ेगी। कुछ बिटर ट्रूथ है, वही मैं रिवील कर रहा था 1 by 1। बाकी जो आपको फॉर्मेट बताया गया उसके अकॉर्डिंग चलना ही पड़ेगा। क्लास करी, होमवर्क किया, अगली क्लास में आपके कोई डाउट हो जाता है तो यहाँ पे आप डाउट पूछोगे। तो ये डू इट योर सेल्फ वाली चीज़ है, इसमें मैं क्या करवा सकता हूँ आपको, यहाँ मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। यहाँ जिस दिन आपकी तरफ से कमी रही ना, तो ये क्लास समझ में आनी कम हो जाएगी, और यहाँ से आपका डाउनफॉल शुरू होगा फिर। और फिर दोष आप यहाँ दोगे कि कमी हमारी यहाँ रही। आप करके देखिए, आपको खुद आनंद आएगा। जब यहाँ आप डाउट को पूछोगे, जिस दिन यहाँ आपने डाउट पूछे अगली क्लास में, तब यहाँ आप वापस जो जाके तैयारी करोगे ना, ये होमवर्क वाली, इस तैयारी में आपको मज़ा आएगा, यहाँ मज़ा आएगा, यहाँ आपको आनंद आएगा। यहाँ जो आनंद आएगा ना, वो आपको पुश करेगा नेक्स्ट क्लास की ओर। तो इस क्लास का आप वेट करोगे, और ऐसे करते करते हिंदी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। और हिंदी जैसी आसान लैंग्वेज कोई है ही नहीं। हर लैंग्वेज के लिए यही बोला जाता है, यही मैं इंग्लिश पढ़ा रहा होता तो मैं यही बोलता, इंग्लिश इज़ वेरी इजी। हिंदी पढ़ा रहा हूँ तो हिंदी के लिए यही बोलता। आप बच्चे हो नहीं, आप इमेच्योर हो नहीं, आपको मैच्योरिटी यहाँ पे दिखानी है। आपको डे बाय डे जो आपको करवाया जा रहा है वो कंटेंट आपको तैयार करना है। अब कंटेंट भी आपको ऐसे तैयार करवाया गया, आपको क्या बोला था मैंने कि फोटोग्राफिक मेमोरी। क्यों बोला? क्योंकि आपका कंटेंट भी इस तरीके से तैयार किया गया कि उसकी फ़ोटो बन ही जाएगी आपके माइंड में। कंडीशन क्या है? पहली क्लास होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, चौथी होगी, 5वीं क्लास होगी, यहाँ तक होते होते आपके 15 पेज हो जाएंगे, 10 पेज हो जाएंगे। यहाँ का 1 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, ऐसे करते 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 बढ़ते जाएंगे। जिस दिन से अपन शुरू करते हैं ना, यहाँ से अगर आपने उनको पन्ने को पलटना शुरू किया, तो नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास, ऐसे करते करते फर्स्ट क्लास वाली तो मेमोरी आपके प्रिंट हो जाएगी। कोशिश ये करनी, सुबह उठते ही आप जिस क्लास के लिए आप पेमेंट दे रहे हो उस क्लास को तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा ना। तो सुबह उठते ही सबसे पहले वो काम कीजिए जो आपको पिछले दिन करवाया था किसी ने। मैं करवा के यहाँ से फ्री, कोचिंग आपको पढ़ा के फ्री हो जाएगी,
आप क्या लेके जाओगे? तो वो आपको यहाँ से लेके जाना, उसको ले जाने के लिए आपको डेली चीज़ें देखनी ही पड़ेगी। यहाँ आते आते आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे खुद को, यहाँ आते डेमो खत्म। खैर, आपको जो कंटेंट मिलेगा ना कुछ, वो इस तरीके का मिलेगा, ठीक है? मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। तरीके से लिखा हुआ आपको मिलेगा, लेकिन नोट्स आपको खुद बनाने हैं साथ के साथ। लास्ट में इनको कंपाइल करके इनका प्रिंट ले लेना, चाहे आप कलर प्रिंट प्रिंट ले चाहे नॉर्मल प्रिंट ले, वो आप पे है। आपको एक एक चीज़ यहाँ पे ऐसे नहीं लाइन टू लाइन लिख के दे दिया और आपको रट्टे मारना, नहीं। आपको यहाँ से समझाया जाएगा, उसके बाद में आपको ये चीज़ समझ में आएगी। व्याकरण है, व्याकरण का संधि विच्छेद, क्योंकि संधि अपने सिलेबस में है, तो संधि विच्छेद, ये उपसर्ग भी अपने सिलेबस में, तो व्याकरण में कितने उपसर्ग है ये तोड़ के बताया हुआ है। व्याकरण में बेसिक यूनिट क्या है, वर्णमाला हो गई, फिर उसके बाद शब्द है, फिर पद है। वर्णमाला तक आपको समझा दिया जाएगा, वर्णमाला क्या होती है आपको पता रहेगा। शब्द आपको बता दिए जाएंगे। पद आते ही आपके दिमाग में क्वेश्चन शुरू कि ये पद क्या होता है, तो इधर डेफिनेशन दे रखी है। सेंटेंस आपको पता होता है, अवतरण पैसेज बोलते हैं, ये आपको पता होता है। तो ये जो इसमें आपका बजर दब गया प्रश्न का, तो वो आपके आगे लिख रखा है तरीके से। आपको ये सारी चीज़ें डिलीवर की जाएगी क्लास में, और फिर ये आपको क्लास के बाद में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसको देख के आपके नोट्स वापस इन्हांस करना है, बाकी आपको जो बोर्ड पे लिखाया जाए वो आपको नोट करना ही है। आपको समझने के लिए A4 शीट्स लेके बैठना है, पेन पेपर। आपको नोटबुक लेके बैठने की जरूरत नहीं है, अभी बच्चे यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ तक अपन जब देखते हैं, यहाँ से अपने वापस बात करते हैं सिलेबस की, क्योंकि हमें करना सिलेबस के बारे में आज डिस्कस है कंप्लीट। आपके सिलेबस के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आपके सिलेबस में पहली यूनिट की अगर अपन बात करें, तो यहाँ दे रखा शब्द रचना। अब समझिए, आप इस सिलेबस को समझते जाइए। शब्द, शब्द के लिए पहले आपको पता होना चाहिए वर्ण क्या होते हैं, शब्द बनता कैसे है, शब्द की परिभाषा क्या है, शब्द कहते किसको है। जैसे इंग्लिश में आपके वर्ड्स, अल्फ़ाबेट को अरेंज करके इंग्लिश में आप वर्ड फॉर्म करते हैं जिसका कोई मीनिंग होता है। अब अल्फ़ाबेट को अरेंज कर रहे हैं इंग्लिश में, यहाँ पे अपन वर्ण और स्वर, वर्ण पे जाएंगे, स्वर और व्यंजनों को अरेंज करेंगे, जिनका कोई मीनिंग निकलेगा उन्हें वर्ड कहेंगे। आपको इंग्लिश के साथ में लिंक करके हिंदी की चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं बताता जाऊंगा। होगा क्या इससे? इंग्लिश वाली चीज़ें रिकॉल होगी, जिससे हिंदी वाली चीज़ें कनेक्ट हो जाएगी। जब अपन एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट करेंगे तो अपनी मेमोरी बढ़ जाएगी। फिर आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जिससे आपकी मेमोरी की टेस्टिंग होगी, और जहां आप लैग कर रहे हो उस चीज़ का आप अभ्यास कर लीजिए, तो आपके लिए हिंदी कितनी आसान हो जाएगी। लेकिन इसमें मेरे से ज़्यादा रोल आपका रहेगा। तो अब देखो, शब्द रचना, शब्द के लिए संधि, यहाँ दे रखा संधि, शायद आपको विजिबल नहीं है तो इसका थोड़ा बढ़ा देते हैं साइज। सिलेबस सबके पास में होगा, नहीं है तो होना चाहिए। यहाँ आइए आप, शब्द रचना में इन्होंने दे रखा संधि, लेकिन अपन सिलेबस यहाँ से स्टार्ट ही नहीं करेंगे। अपन सिलेबस यहाँ से शुरू करेंगे शब्द प्रकार से। हम पहले पता होना चाहिए शब्द प्रकार कौन कौन से हैं। पहले शब्द के बारे में हम जानेंगे, शब्द किसे कहते हैं। फिर अपन शब्द के प्रकार पे जाएंगे, जो प्रकार यहाँ दे रखे हैं, तत्सम, तत्, तत् मतलब उसके, सम मतलब समान। ऐसे मैं आपको शब्दों को तोड़ तोड़ के उनके मीनिंग्स बताऊंगा। रटना कुछ नहीं है, आपको बने रहना है बस क्लास के साथ में। 2 days इन अ वीक, उसके बाद में 3 days आएंगे, 4 days आएंगे। जैसे ही आप कंफर्टेबल होंगे 6 days क्लास लगेगी आपकी, और बहुत जल्द आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया जाएगा। तत्सम, तत् मतलब उसके। अब कईयों को पता ही नहीं है उसके मतलब किसके, पड़ोसन या पड़ोसी की बात नहीं हो रही है। उसके, किसके, उसके, ये रहा तत्सम। लिखा हुआ कहाँ सिलेबस में? कई स्टूडेंट की स्थिति ऐसी है जिन्होंने सिलेबस नहीं देखा।
जिन्होंने नहीं देखा उनको ये भी बताना पड़ेगा लिखा हुआ कहाँ पर है। अब इसका जब विच्छेद करेंगे, तत्सम, तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, संस्कृत के समान। अपनी हिंदी आई कहाँ से है, अपना रूट कहाँ से है, अपन अपने पिताजी, दादाजी, परदादाजी, वैसे कि मम्मी, नानी, परनानी, हिंदी का संस्कृत से आना हुआ है। तो संस्कृत के समान जो होंगे उनको तत्सम कहेंगे। अब संस्कृत आप और मैं बोलते हैं क्या? अपन संस्कृत नहीं बोलते हैं। वी आर एजुकेटेड प्रोग्रेसिव पीपल्स, नहीं, पीपल एस कहाँ से लगेगा? यही होते हैं ग्रामर के नियम जो आपको इंग्लिश में रटवाए गए थे, हिंदी में रटवाए गए थे। अपने रटवाने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे बोलूंगा खुद को करेक्ट करूंगा। क्यों? जिनको पता होगा वो मुझे करेक्ट करने के लिए आगे बढ़ेंगे, उससे पहले मैं करेक्ट कर लूंगा। जिनको नहीं पता होगा उनको वो चीज़ लाइफ लॉन्ग याद रहेगी। आगे बढ़िए। तत्सम मतलब संस्कृत के समान। अब मैं इस पे क्यों चीज बताने जा रहा हूँ, तत्सम मतलब उसके समान, संस्कृत के समान, मैं ये क्यों बोला? हर लाइन जो बोली जाएगी उसका मतलब होगा, उसकी वजह होगी, बेवजह एक भी लाइन नहीं बोली जाएगी। उसके समान, संस्कृत के समान, और संस्कृत हम नहीं बोलते। जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है या कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, उस समय आप यहाँ से दिमाग लगाएंगे कि ये शब्द तो अपन कभी बोलते ही नहीं है। अपन घी बोलते हैं, घृत तो नहीं बोलते। अपन दूध बोलते हैं, दुग्ध तो नहीं बोलते। अपन गेहूं बोलते हैं, गोधूम तो नहीं बोलते। तो यहाँ से आप एलिमिनेशन मेथड लगाना शुरू करेंगे और दो ऑप्शन काट ले जाएंगे, तीन ऑप्शन वो काट ले जाएगा, मतलब आंसर तक वो पहुंच जाएगा जो डेली ये इस तरीके से पढ़ेगा। तत्सम वो जो संस्कृत के समान है, जैसे गेहूं जो अपन बोलते हैं और गोधूम जो अपन नहीं बोलते हैं। ठीक है। फिर आता अर्ध तत्सम, जैसे काम, कम, कार्य, काज। तो ऐसे जो जिनका दीर्घीकरण के नियम के थ्रू जो विभाजन हुआ है, इसमें आपको टेक्निकल नहीं जाना। इसमें कुछ 4-7 शब्द पूछे जाते हैं, उनको आपको बता दिया जाएगा तरीके से जो आपके मेमोरी में स्थायी घर कर जाएंगे। फिर आता है तद्भव, जैसे गेहूं। जो जो अपन नाम अभी नाम बोल पा रहे हैं ना, संज्ञा के जो जो नाम, जो नाम है वो संज्ञा है, जो संज्ञा है वो नाम है। यही होती है नाउन की डेफिनेशन। इंग्लिश में नाउन की डेफिनेशन में आप क्या पढ़ते हो? एनी नेम इज नाउन, नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। तो तद्भव वो जो संस्कृत से टूट के आ गए। गोधूम जिसको हम गेहूं बोलने लग गए, घृत जिसको हम घी बोलने लग गए, है ना। फिर उसके बाद में देशज, देश और इसके पीछे प्रत्यय लग रखा है, देशज। अभी से आप समझ लीजिए, एक ज का मतलब जन्म लेने वाला, ज का मतलब जन्म लेने वाला। पर्यायवाची आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे इस एक ट्रिक को समझ लेने से। ट्रिक तो क्या है, कॉन्सेप्ट है। ज का मतलब जन्म लेने वाला। द्विज, अब यहाँ द्विज से आपको आइडिया लग रहा है कि हाँ ये दो के बारे में बात कर रहा है। द्विज दो बार जन्म लेने वाला। क्या? ज का मतलब जन्म लेने वाला, दो मतलब द्वि मतलब दो बार। अब दो बार जन्म कौन लेता है? पहला, अपने मुंह से ही शुरू करते हैं, दांत। दांत के इसके तो दूध के दांत भी नहीं गिरे, तो मतलब दूध के गिरेंगे तब दूसरे आएंगे, अभी अपने दांत है वापस। तो दांत का पर्यायवाची द्विज है। समानार्थ अपन जब जैसे ही जाएंगे ना आगे अर्थभेद की तरफ जाएंगे तो आसान होगा ऐसे, अब समझिए इसको। और द्विज दिमाग लगाइए, दांत के बारे में द्विज है। पक्षी एक बार अंडे के रूप में जन्म लेता है, एक बार अंडे से बाहर आता है, तो दो बार जन्म लिया ना, तो पक्षी का पर्यायवाची भी द्विज होगा। कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं है, द्विज का नहीं है, तो उसमें कुछ भी दे देंगे। जैसे दांत दे दिया तो दांत द्विज है। अब इसके अलावा अपन बात करें, पक्षी की दे दी तो पक्षी द्विज है। इसके अलावा अपन बात करें ब्राह्मण, अब आप बोलोगे ब्राह्मण कैसे द्विज है? तो आपको पता होगा, अब जो भी अगर क्लास में जुड़े होंगे, जिनका अगर जनेऊ संस्कार होता है उसके बाद में उसका दूसरा जन्म माना जाता है। शिक्षा के बाद में, पहले शिक्षा होने के बाद में इस तरीके से शिक्षा के लिए जब जाते थे तो एक अलग अलग काल का, अलग अलग टाइम पीरियड का मेजरमेंट था जिसमें आपका जनेऊ संस्कार हुआ करता था, उसके बाद में आपका पुनर्जन्म माना जाता था। तो ब्राह्मण का भी द्विज कहा जाता है। तो ऐसे करके द्विज किस किस को कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ आगे मैंने जल लगा दिया, तो ये जलज, जल में जन्म लेने वाला कौन? कमल। कमल कहाँ पैदा होता है? जल में। ठीक है। अब ऐसे कैसे मैं इसके पीछे द लगा दूं, जैसे जल पकड़ा,
जल के पीछे मैं द लगा दिया, जल द, द का मतलब देने वाला, क्या देने वाला। अपने को पानी कहाँ से मिलता है, बारिश, ठीक है। आज भी गाँव के कई क्षेत्र है जहाँ पे नल नहीं है, नल से जल नहीं मिल रहा होता उनको, वो बारिश के पानी पे ही निर्भर होते हैं। तो जलद, बादल का पर्यायवाची क्या हो, जलद। अम्बुद, पानी के पर्यायवाची बदलते जाओ और यहाँ पे पीछे द लगा दो, बादल का बन गया। ज लगा दो, कमल का बन गया। फिर धी, धी का मतलब होता है धारण करने वाला, जल धी, जल को कौन धारण कर सकता है। आप मैं एक गिलास, दो गिलास, एक बोतल पी जाएंगे, इससे ज़्यादा क्या, पानी की बात हो रही है ना। समुद्र धारण करता है इस जल को। तो जैसे जैसे पानी के पर्यायवाची अपन लगाते जाएंगे और उसके पीछे धी लगाते, पीछे धी का मतलब प्रत्यय, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ की, उपसर्ग जो आगे लग जाए, प्रत्यय जो पीछे लग जाए, ऐसे ही समझाया जाएगा आपको सिलेबस। आप घबराइए मत किसी भी चीज़ से। जलधि, जल को धारण करने वाला समुद्र का पर्यायवाची। जलद, अम्बुद, तोयद, जल, अम्बु, तोय। एक बार आपको जल के पर्यायवाची याद करना है, जल के पर्यायवाची याद कर लिए, बादल याद, कमल याद, समुद्र याद, और क्या चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपन। तो हम कहाँ थे, हम थे तत्सम तद्भव देशज, देशज की बात कर रहे थे। अब समझ में आ गया देशज क्या, देश में जिन्होंने जन्म लिया। देश में, देश का मतलब क्या है कि अपने देसी भाषा के, जैसे अपन बोल देते हैं कि उसने तो अंड शंड बोल दिया मुझे। अब अंड शंड ये कहाँ से है, इसका क्या उद्गम है, कहाँ से आया है, इसकी क्या उत्पत्ति है, अपने को कुछ पता है इसका, नहीं पता। तो इसकी जब डेफिनेशन में अपन जाएंगे तो वो शब्द जिनकी उत्पत्ति का अपने को नहीं पता, वो देशज है। खत्म, क्या रटना है इसमें। जो देश में बन जाए, जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं। मैं बोलूँगा अनुकरणात्मक क्रिया के शब्द देशज जाते हैं, उससे पहले मैं अनुकरणात्मक क्रिया पढ़ाऊंगा आपको। अनुकरणात्मक क्रिया का मतलब क्या होता है, खटखटाना, जो मतलब किसी आवाज़, जैसे एक दो दोहराव की वजह से अभी आपको नहीं समझ में आएगा, लोड मत, तनाव मत लीजिए उस चीज़ का, लेकिन ऐसे ऐसे चीज़ें लिखते जाएंगे। अब मैं वहाँ, जब मैं आपको ये पढ़ा दूंगा, यहाँ देशज मैं करवा दूंगा, एक लाइन लिखवाऊंगा कि अनुकरणात्मक क्रिया के शब्द देशज कहलाते हैं। जब मैं आपको अनुकरणात्मक क्रिया पढ़ाऊंगा, वहाँ ये बोलूंगा कि देशज में अपन ने ऐसा कुछ लिखा था, या ऐसा कुछ लिखा था क्या कि अनुकरणात्मक क्रिया के शब्द देशज कहलाएंगे, तत्सम कहलाएंगे, अर्थ तत्सम कहलाएंगे। अब जब टफ बनेगा पेपर, तब वो क्या बनाएगा, वो एक लाइन बनाएगा, अनुकरणात्मक क्रिया के शब्द देशज कहलाते हैं, या तत्सम कहलाते हैं, या तद्भव कहलाते हैं, या विदेशी कहलाते हैं। तो वहाँ जाके आपका प्रश्न अटक जाएगा, क्यों, पढ़ा तो सारा सब कुछ दिया, लेकिन आपने लिंक नहीं किया। तो इसको कहते हैं इंटरलिंकिंग। तो उसका भी अपन सहारा लेंगे, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ें ना आपको मैं पढ़ा सकता हूँ, ना सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की एक लिमिट है, लैंग्वेज का सेगमेंट है, तो इसको लैंग्वेज की तरह पढ़िए, मज़े से पढ़िए। देशज की बात करेंगे, फिर विदेशी। अब ऐसा तो है नहीं कि सारी चीज़ें अपने पास ही थी, कुछ अरबी से आई है, कुछ फारसी से आई है, कुछ पुर्तगाल से आई है। आपका गमला जो आपके घर के बाहर बना हुआ है, भले आपके गली के किसी नुक्कड़ से आप उठा के लाए होंगे, खरीद के मतलब, तो वो वहाँ से लेके जरूर आप आए हैं, लेकिन ये जो गमला शब्द है, ये हिंदी का है क्या, आपसे प्रश्न है मेरा। रिक्शा जिसको आप बोलते हो, ये हिंदी का है क्या। हिंदी के शब्दों का कैसे पता लगाओगे आप। पर आपको तनाव नहीं लेना, अपने पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं। पादरी हिंदी का है क्या, कमीज हिंदी का है क्या। उर्दू किसका है, उर्दू शब्द खुद, उर्दू, उर्दू किसका है, उर्दू भाषा है या नहीं है। अगर भाषा नहीं है तो उर्दू है क्या। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके खुलेंगे डे बाय डे, बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे डे बाय डे। विदेशी की बात करेंगे जब हम, अरबी की बात करेंगे, फारसी की बात करेंगे, है ना, चीनी की बात करेंगे, पुर्तगाली की बात करेंगे, ये सारी चीज़ों की अपन बात करेंगे विदेशी में। फिर अपन बात करेंगे संज्ञा की। संज्ञा किसे कहते हैं, नाउन, सर्वनाम, प्रोनाउन किसे कहते हैं, विशेषण, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। फिर हम बात करेंगे क्रिया की, क्रिया जिसको आपने वर्ब बोला, जिसकी आपने तीन तीन फॉर्म याद की। यहाँ फॉर्म्स वगैरह कुछ नहीं होती हिंदी में, यहाँ कुछ और चीज़ें होती है जो आपको ऐसे ही
बातों बातों में याद हो जाएगी। अवयव, जिसमें ये सारी चीज़ें होगी, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विस्मय बोधक। तो इसके बारे में आपका ये 2 यूनिट के बारे में आपका इंट्रोडक्शन ये रहा है कि अपन क्लास यहाँ से शुरू करेंगे, ये पढ़ेंगे। जब हम ये जान लेंगे शब्द क्या है, तब हमें पता रहेगा, तब हम उन शब्दों को जोड़ पाएंगे, तोड़ पाएंगे। संधि का मतलब होता है जोड़ना। संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ना। ट्रीटी जिसको आप बोलते हो इंग्लिश में, तो अपन 2 शब्दों कैसे जोड़ पाएंगे? ठीक है, जैसे हिंदी में विद्या, और घर का पर्यायवाची होता है आलय। आलय बोलते हैं घर को, है ना, आलय, विद्यालय। अब ये विद्या है और ये आलय है, इनको जोड़ोगे। जोड़ने का मतलब क्या होता है? ये जोड़ के लिख दिया मैंने। अब जोड़ने का मतलब क्या निकालोगे यहाँ पे आप? ये निकालोगे कि यहाँ पे आ है और यहाँ पे आ है। आपको बिल्कुल नहीं रटना है आ और आ मिलके आ बनते हैं, अ और आ मिलके आ बनते हैं, आ और क्या मिल जाएगा रट के? आपको 2-3 बेसिक एग्जाम्पल बताए जाएंगे कि इस तरीके से सारे शब्द जुड़ेंगे। अब उन जैसे ही प्रश्न आ गया स्वर संधि का, स्वर संधि में से पर्टिकुलर संधि, अब ये कौन सी संधि है अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब अ और आ जुड़ते हैं तो क्या बनता है? दीर्घ संधि बनती है। ठीक है, तो वैसे ही अ और आ कॉमन रहेगा, फिर ई और ई को जोड़ेंगे, फिर ऊ और ऊ को जोड़ेंगे। तो ऐसे करके अपन सीक्वेंस से चल रहे हैं ना, अ आ ई। ये सिलेबस समझा रहा हूँ, क्लास शुरू नहीं हुई है अपनी। तो इस तरीके से जब आप समझोगे तो संधि भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। स्वर संधि एक पेज में आपको बताई हुई मिलेगी, उस एक पेज को आप दिमाग में छाप लीजिए, आप हर प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। बशर्ते आपको वो एक पेज याद रहे। फिर जो आपको अभ्यास करवाया जाए, प्रैक्टिस करवाई जाए, वो प्रैक्टिस कर लीजिए, और फिर अपने स्तर पे जितनी प्रैक्टिस कर सके। टेस्ट सीरीज़ के प्रश्न भांति भांति की, टेस्ट सीरीज़ के अलग अलग प्रश्न होते हैं। वहाँ पे जब आप जाएंगे, उनकी मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन बोर्ड जो पूछता है उनकी मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने प्रश्न बनाया, मैंने प्रूफ रीडिंग करी नहीं करी, टाइपिंग में गया और वो छप के आपके सामने अपलोड हो जाता है, अलग अलग संस्थाओं की अगर अपन बात करें तो। अब वहाँ पे आप में पूछा जा रहा है कि इसमें अशुद्धि है, इसमें निम्नलिखित में से कितने अशुद्ध वाक्य है या कितने अशुद्ध शब्द है। तब जब नंबर पूछ रहे हैं, नीचे दे रखा है 1 2 3, ये सारे ही अशुद्ध है। ऐसी स्थिति के अंदर अगर टाइपिस्ट ने एक मिस्टेक कर दी तो आपका सारा खेल बिगड़ जाता है उस कैलकुलेशन का। तो आपको ट्रस्ट करना आरपीएससी के, वो आरपीएससी के भी प्रश्न डिलीट होते हैं। आप जिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, एपीओ को, जेएलओ को, आरजेएस को, तो ये लैंग्वेज का रहेगा। तो आपको अपने पीवाई क्यों निकालना है? उन पे कमांड करनी है आपको। उन पे कमांड करने के बाद में आपको जाना अदर एग्जाम्स के, जैसे आरपीएससी अलग अलग एग्जाम करवाती है। सब इंस्पेक्टर का पेपर हो गया, प्लाटून कमांडर का पेपर हो गया, असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर हो गया, जिसमें हिंदी हिंदी का सेगमेंट 200-200 नंबर का पूछा जाता है 400 में से। तो उन पेपर्स को आपको निकाल के देखना कि यहाँ क्या क्या दे रखा है, यहाँ जो अपन सीख के जा रहे हैं उस पर अप्लाई करके आंसर निकाल पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जिनके नहीं निकाल पा रहे हैं उनको प्रश्न के रूप में अगले दिन लाना। यही तैयारी, और क्या। यहाँ अपन सारा समझ लेंगे। यहाँ संधि करके अपन शब्दों को अलग करेंगे, संधि करके शब्दों को जोड़ेंगे, संधि विच्छेद करके अपन शब्दों को अलग करेंगे। जरूरी थोड़ी सब में संधि हो। जैसे मैं जल के पीछे ज लगा रहा था, तो जलज में क्या संधि हुई है? संधि का मतलब है कुछ न कुछ परिवर्तन। तो ये आ है, ये आ है, तो ये आ की मात्रा, ये परिवर्तन हुआ है इसमें। अब प्रत्यय में और उपसर्ग में क्या परिवर्तन होगा? आगे लग गया। जैसे मैं बोलूँ आपको विजय, मैंने बोला जय, इसके आगे मैंने उपसर्ग लगा लिया विजय, यहाँ क्या परिवर्तन हुआ? मैंने आगे लगा लिया परा, पराजय। तो इस प्रकार से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव पढ़े, संधि, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय हो गए। बीच में एक चीज छूट गई, समास। क्या? समास। समास का मतलब क्या होता है? एक समूह है, जैसे रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, तो इतना लंबा ना लिख के अपन लिखते हैं रसोई घर। तो यहाँ के जो ये पद है, इनको अपन ने गायब कर दिया, सार गर्भित करते हैं, संक्षिप्त कर दिया। संक्षिप्त लिखने को समास कहते हैं।
तो इसको भी अपन समझेंगे, इससे कैसे प्रश्न आते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अब ऐसे करके दूसरी यूनिट, पहली यूनिट अपन करेंगे, इसके साथ में तीसरी यूनिट आपकी डेली चलती रहेगी। जैसे मैंने जल को लेके आज अलग अलग पर्यायवाची बता दिए, तो ये पर्यायवाची यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे मैंने जय लिखा, बातों बातों में जय लिखा, उसके आगे वी लगाया, विजय, और इसका विलोम बना दिया, ये रहा विलोम, परा उपसर्ग लगा के, पराजय। समझ रहे हो इस चीज़ को? अब जय, विजय, पराजय, तो इन सारी चीज़ों को जब आप देखोगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि आपको एक एक जो सेंटेंस बोला गया है ना, आपको क्लास दोबारा देखनी पड़ेगी। फिर आप देखोगे तो आपको लगेगा ये चीज़ इससे जुड़ रही, इससे जुड़ रही, क्योंकि क्लास में 1 मिनट भी ध्यान इधर से उधर हुआ, आपका कॉन्सेप्ट गया। अगले कॉन्सेप्ट चेंज होने तक आपको वेट करना पड़ेगा। फिर शब्द युग्मों का अर्थ भेद। अब एक शब्द लिया था अभी अपन ने, क्या लिया था? द्विज। और एक मैं लेता हूँ ये नहीं। अब अशुद्धियाँ कैसे करोगे वो भी देख लो। ये और एक ये, द्वीप, आइलैंड, ये द्वीप है जिसके चारों तरफ पानी है, ये द्वीप है। टापू बोलो आप, द्वीप बोलो। और जैसे ही मात्रा इधर ये द्विज है, द्विज, द्वीप और द्वीप, इनका अलग अलग क्या अर्थ हो सकता है? कमेंट कीजिए, बताइए। जिन्होंने पहले कभी अटेम्प्ट दिया हो, पहले कभी हिंदी पढ़ रखी होगी। फिर वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, वन वर्ड जिसकी अपन बात करते हैं, जिसका उदर लंबा, जिसका उदर, उदर बोलते हैं पेट को, उदर लंबा हो, तो गणेश जी का पर्यायवाची है। जब अपन देवताओं में देखते हैं तो गणेश जी जो एकदम हेल्दी नजर आते हैं, बाकी सारे एब्स वाले हैं, फिट है, तो लंबोदर, जिनका लंबा है उदर, लंबोदर इनके लिए आएगा। जो जल्दी प्रसन्न हो जाए, आशुतोष। अब जैसे ही शीघ्र की बात आएगी, जल्दी की बात आएगी, उसके आगे उपसर्ग के तौर पर लगा होगा आशु। जो जल्दी कुछ भी लिख ले, जो जल्दी कविता लिख ले, तो उसको आशु कवि बोलेंगे। जो जल्दी प्रसन्न हो जाए, आशुतोष। आशुतोष है शिव का पर्यायवाची। तो ऐसे चीजें जोड़ेंगे अपन। जैसे ही चीज जोड़ेंगे आपको एक स्टोरी चलेगी। 1 घंटा आपकी क्लास नहीं, एक स्टोरी चलेगी, बशर्ते आप उसमें इंटरेस्ट लें। फिर अपन बात करते हैं समश्रुत भिन्नार्थक, सुनने में एक जैसे लेकिन अर्थ में अलग अलग है। जैसे अनल और अनिल। अनिल हवा का पर्यायवाची है, अनल आग का है। फिर समानार्थी शब्दों का विवेक हो गया, उपयुक्त शब्द चयन, ये अपन प्रैक्टिस में आपको बता देंगे कैसे है। मेन चीज़ है शब्द शुद्धि। जब आपने संधि के नियम पढ़ लिए, समास के पढ़ लिए, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ लिए, कैसे क्या लगेगा, तब क्या शब्द शुद्धि नहीं सीख जाएंगे आप? फिर भी अपन लास्ट में, सबसे लास्ट में, सारे टॉपिक्स करने के बाद में हम शब्द शुद्धि को पढ़ेंगे। व्याकरणिक कोटियाँ। व्याकरणिक कोटियाँ मतलब प्रसर्ग, प्रसर्ग बोलते हैं कारक को। राम ने रावण को मारा, अपन रटते आए हैं शुरू से, कर्ता ने कर्म को करण से, उसकी एक टेबल है, और कारण आपका, कारक आपके खत्म, सारे दुखों के कारण का निवारण है कारक। इसको अच्छे समझ लीजिए। आप जब कारक समझ लेंगे, प्रसर्ग कारक यहाँ भी लिख रखा है, जब आप प्रसर्ग समझेंगे तब आपके समास में हेल्प होगी। तत्पुरुष समास है, कौन सा नहीं है, तो अपन इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। मतलब आप समझ में आ गया कि हम पहले ये पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे। अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, अपन अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप, बेसिक टू एडवांस चलेंगे, जिसमें आपको दिक्कत नहीं हो। मैं इधर बोल रहा हूँ, मैंने इधर समास पढ़ा दिया, इधर बोल रहा हूँ इसमें करण कारक है, करण कारक के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें ऐसे हो रही है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष आ रहा, पीछे समास लग रहा है, तो पहले तत्पुरुष तो समझ लो कि तत्पुरुष किस में है, तो अपन ये पढ़ेंगे। लिंग, जेंडर की बात हो गई, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। वचन, सिंगुलर प्लूरल आपके इंग्लिश के सेम ही है। पुरुष हो गए, काल हो गए, काल मतलब टेंस, तो टेंस जैसा हार्ड है क्या इसमें कुछ, तो इसकी भी अपन बात करेंगे, इंटरेस्टिंग रहेगा। वृत्ति, वृत्ति मूड। फिर पक्ष, आस्पेक्ट वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तो ये 3 प्रकार होते हैं वाच्य के। तो ऐसे आपको जब यहाँ से सारा सब कुछ आपको समझा दिया कि कारक कौन से लगेंगे, शब्द आपका कैसे बनेगा, शब्द का चयन कैसे होगा, शब्द शुद्ध है कि नहीं, सारी चीज़ें आपको जब बता दी, तो ये सारा बताया क्यों है? ताकि आपको ये बता सके कि वाक्य कैसे बनेगा।
अब आप वाक्य बना पाओगे ना, शब्दों का सारा नॉलेज होगा आपको, विभक्ति, राम ने रावण को कारक भी पढ़ा दिए, सारा सब कुछ पढ़ा दिया। अब आपको बनाना क्या है, सेंटेंस, वाक्य रचना। तो इसके लिए आपको पहले पढ़ाएंगे वाक्य रचना, कि वाक्य बनेगा कैसे, सेंटेंस फॉर्म कैसे होगा। जैसे अपन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट इंग्लिश का बनाते हैं, तो हिंदी में भी ऐसा कुछ है क्या? मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा आपको जब अपन हिंदी की वाक्य रचना पढ़ेंगे। फिर जब शब्द बता दिए, वाक्य रचना बता दी, अब आप वाक्य बनाने जाओगे। जब आपने वाक्य बना लिए तब हम चेक करेंगे कि आपका सही बना है कि नहीं बना है, और आपको भी सिखाएंगे कि उस वाक्य को चेक कैसे करना है, सही बना है कि नहीं बना है। तो उसके लिए हम आपको पढ़ाएंगे वाक्य शुद्धि, कि आप कहाँ कहाँ गलती कर सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे वाक्य शुद्धि। इन सबसे पहले कहीं न कहीं बीच में हम पढ़ लेंगे विराम चिन्हों का प्रयोग। जैसे कितना मज़ेदार चलता है कि रोको मत जाने दो, और दूसरा ही सेंटेंस, रोको मत जाने दो। एक सिर्फ और सिर्फ अल्प विराम, जिसको आप कोमा बोलते हो, इसने खेल बदल दिया। इसको यहाँ से उठा के यहाँ लगा दिया, तब तो कह दिया कि जाओ तुम, ज़रूरत नहीं है। और एक कि नहीं, इसको रोक के रखो, ज़रूरत है, गलती है तो माफ़ी मांगेंगे, जैसे तैसे समझा बुझा के रोक के रखेंगे। तो कि इसको रोको मत जाने दो, एक रोको मत जाने दो, बाढ़ में जाए तू नहीं कोई और सही। अब यहाँ देखो आप, विराम चिन्ह का कितना बड़ा रोल होता है। तो ये आपको बताएंगे, तो ये सेंटेंस दोनों अलग हो गई। तो आपको वाक्य रचना से पहले विराम चिन्ह भी पढ़ा देंगे। फिर आपके ये है कि आपने हिंदी पढ़ ली, आप एकदम घर गए और आपने फीस दे रखी है, दादाजी या दादी साहब, नाना जी या नानी साहब से पूछेंगे, जब किसी भी प्रकार की कोई चीज़ पूछेंगे कि ढाई अक्षरों विज्ञान नहीं है आपने, क्या कि इनके आगे रो के आँख होनी है, आँख गमावनी है साहब। तो इनके आगे रो के आँख होने का क्या सेंस है? अब यही चीज़ अंधे के आगे रोए अपने दीदा खोए। अब जब वो बोलेंगे तो वो बोलेंगे मुहावरा या लोकोक्ति, तो आपको वो भी पढ़ा के भेजेंगे, ताकि जब आप यहाँ से पैसे दे के पढ़ के शहर से गांव की ओर जब आप जाएंगे, तब वो जैसे ऐसी चीज़ें बोलेंगे आपसे, तब आप उनके भी अर्थ जान पाए। तो इसलिए आपको वो चीज़ें भी बताएंगे जिनको लोकोक्ति और मुहावरे कहते हैं। बंदर की बला तबेले के सिर, जब आप बोलोगे कि नहीं आरपीएससी पेपर टफ बना रही है, या हाई कोर्ट पेपर टफ बना रहा है, इस चक्कर में हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तब वो बोलेंगे बंदर की बला तबेले के सर, तबेले की बला बंदर के सर। मतलब एक स्टोरी है, इसके पीछे भी कई लोकोक्ति मुहावरे जिनके पीछे स्टोरी चलती है, खासकर लोकोक्तियों के पीछे। तो दो भैंस थी, तबेले में बंधी हुई थी, तबेला तो समझते होंगे, तबेले में बंधी हुई थी, एक दूसरे से लड़ते हुए। तबेले में जो खूंटा लग रखा है, जो पिलर लग रखा है, जैसे भी आप समझो उस चीज़ को, तो इमेजिन कीजिए एक पिक्चर, ये तबेला है, इसमें दो भैंस बंधी हुई है, और बीच में ये पिलर है जिस पे ये छत टिकी हुई है। यहाँ एक पेड़ है जिस पे एक बंदर बैठा था। यहाँ टिन का शेड है जो टिका हुआ है इस पिलर पे, इसने इधर से मारा, इसने इधर से मारा, ये पिलर नीचे, ये छत नीचे, उधर से बंदर का जंप करना हुआ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे। लड़ाई तबेले में हुई जिसकी वजह से ये गिरा, और तबेले की बला बंदर के सर। कमी आपने कहीं ना कहीं पढ़ने में रखी और आपने बोल दिया 40% वाला क्राइटेरिया ज़्यादा है, या क्वालिफिकेशन वाला मामला बैठ नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं लोकोक्ति मुहावरे, ये हो गए। जब आप लौट के वापस आएंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हिंदी पढ़ते पढ़ते आपको अंग्रेजी की तरफ भी जाना पड़ेगा। अंग्रेजी के कुछ शब्द है जो पारिभाषिक शब्दावली के तौर पे आपके सिलेबस में ऐड किए गए हैं, विशेष तौर पे प्रशासनिक और विधिक। तो ये सारा सिलेबस जो आपका इस प्रकार के रहेगा। इन सारी चीज़ों का अपन स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताएंगे हम कि हम जब व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं तो व्याकरण का मतलब क्या होता है, व्याकरण का मतलब क्या होता है। तो अपन आज वैसे कंक्लूड ही कर रहे हैं, बट आप जब सिलेबस सुना, आपने समझ में आया होगा सिलेबस क्यों रखा गया, किस तरीके से रखा गया है, क्या क्या चीज़ें रखी गई है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम बात करेंगे व्याकरण की। व्याकरण क्या है? भाषा को शुद्ध लिखने के नियमों का संकलन है, कलेक्शन है, एक रूल बुक है एक,
जिससे आपको ये बताया जाएगा कि इस शब्द को ऐसे लिखा जाएगा, इस लैंग्वेज को इस तरीके से करेक्ट किया जाएगा। उन सारी चीज़ों को बताया जिसमें जाता है उसको व्याकरण कहते हैं। अब व्याकरण जो शब्द है, इस शब्द की अपन बात करें तब इसमें क्या हो सकता है, संधि जैसी कोई चीज़ है क्या इसमें? अपन जब बात करेंगे सबसे पहले अपन संधि करेंगे इसकी, तो पता वी निकलेगा बाहर। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब संधि पढ़ चुके होंगे तब आपको समझ में आएगा। य या व से पहले जब भी आपको आधा दिखे, आधा मतलब ये व है, इसके नीचे हलंत है, आधा ऐसे बनता है। जब हलंत वाला ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखा गया है संयुक्त करके, तो य व से पहले जब भी आधा आपको दिखेगा तब यण संधि होगी। वी प्लस आकरण, ये जो य है वो ई की मात्रा में बदल जाएगा, और इसके अंदर जो मात्रा है उसको एज इट इज रख देंगे, और पीछे वाला करण आ गया और ये अलग हो गया। वी आ, ये दो इसमें उपसर्ग है, ये दो इसमें उपसर्ग आ जाता है। तो ये व्याकरण के बारे में हमने बात की। फिर व्याकरण कैसे बनेगी, जैसे आप इसको जोड़ेंगे क को म को ल को, तब आप कमल बनाएंगे। तो कमल मूल शब्द है, यौगिक है, योग रूढ़ है, किस तरीके का शब्द है, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और इन सारी चीज़ों को अपन स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, और आपका सिलेबस बहुत तरीके से पूरा करवाया जाएगा मेरी तरफ से, और बहुत अच्छी तरीके से पूरा होगा जब इसको आप खुद भी करेंगे। तो इस प्रकार आज की क्लास यहीं तक रहती है। आपके कोई डाउट हो आगे की क्लास के रिगार्डिंग, या अभी तक की चीज़ के रिगार्डिंग, या किसी भी प्रकार का कोई भी संशय या सवाल हो आपके मन में, तो आप पूछ सकते हैं। फिर अपन आज की क्लास को यहीं तक रोकते हैं। हाँ जी। जी। आपको को हम्म, हम्म। देखिए, एक टॉपिक पूरा जैसे ही अपना यहाँ से होगा उसके 10 से 12 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से करवा के भेजूंगा। अब उन टॉपिक को जब मैं करवाऊंगा, उनके आंसर करवाऊंगा, तब उन क्वेश्चंस को मैं खुद फॉर्म करूंगा, और उनको मैं खुद साइड में बैठ के टाइप पे से टाइप करवाऊंगा। उसमें भी मैं आपके सामने करेक्ट करूंगा कि इसने ये गलती करी है। तो मैं जो अदर पब्लिशर्स की बुक है जिनका रिव्यू कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, उनकी बुक्स तो मैं आपको रिकमेंड कर नहीं सकता। प्लस क्वेश्चन फॉर्मेटिंग में एरर होते हैं। फिर दूसरी चीज़, उनके जो आंसर्स दे रखे हैं पीछे बी दे रखा है तो उसका डी होगा, डी दे रखा बी होगा, तो ऐसे कई हर्डल्स आते हैं जो मैंने देखे हैं। तो उन सारी चीज़ों को बचते हुए अपन कुछ नहीं करेंगे, अपन सीधा ऑनलाइन जाएंगे। ऑनलाइन जाके क्रोम से अपनी गूगल से साइट सर्च करेंगे, आरपीएससी की, आरएसएसबी की, अलग अलग जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आप आरपीएससी की साइट से जाएंगे, तो वहाँ पे आपका पीवीक्यू का सेगमेंट आ जाएगा। हम आपको बता देंगे एक बार कि आपको इस तरीके से पेपर डाउनलोड करना है, और जो वहाँ ओल्ड पेपर का भी होता है, आंसर की का भी होता है। उस पेपर को प्रिंट लीजिए, उसको अटेम्प्ट कीजिए, जो जो टॉपिक अपने हो गए हैं, जो जो अपने सिलेबस में, उनको फिर मैच कीजिए आंसर की से। क्यों? क्योंकि वो आंसर की चैलेंज भी हो रखी होती है, तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कुछ भी नहीं होती। तो वहाँ से प्रैक्टिस आपको करनी है। आप टेस्ट सीरीज में भी जाएंगे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, हम भी कभी इसी चीज़ से गुजरे। तो हमारे गुरु ने भी एक ही चीज़ बोली, आपका एग्ज़ाम कौन ले रहा है, कौन सी संस्था ले रही है, आप उसके पीवाई को टारगेट कीजिए। मार्केट में आने वाली चीज़ आते आते फिल्टर हो ही जाती है। कम्युनिकेशन की जब आप क्लास लेते हैं, कम्युनिकेशन की जब आप चीज़ें देखते हैं, तब मैंने आपको जो बात बोली है, आपने 10वें व्यक्ति तक जो बात फिल्टर होते होते जाती है वो अलग ही जाती है। तो ये एरर तो आएंगे, या तो आप उन एरर को आइडेंटिफाई करके उनको रेक्टिफाई कर लीजिए, या फिर उनको इग्नोर करके जितने आप कर सके उनको कर लीजिए। तो ऐसे में आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको कलेक्शन भेज दूंगा 501 प्रश्न का, तो जिनके साथ अटैच ही होगी आंसर की।
तो आप उनको देख सकते हैं। उनमें भी दो तीन गलत है, क्यों? क्योंकि वो बोर्ड के पूछे हुए थे एसआई के। हम्म। नहीं 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 नहीं, वो बोर्ड का, वो पेपर है अपने आरपीएससी का। आरपीएससी का पेपर है जिसकी आंसर की 100 प्रश्न पूरे होने के बाद में उसके नीचे अटैच की हुई है। सामने किसी के नहीं दिए हुए हैं, आपको उसी से प्रैक्टिस करनी है। उन्हीं में से कुछ लाके आपको यहाँ दिखा दिए जाएंगे, ऐसे आएगा और इसको ऐसे सॉल्व करना है। जैसे जैसे होते रहेंगे ना, अभी अभी 5 अप्रैल को एसआई का पेपर है, 5 और 6 अप्रैल को। तो उसके जब पेपर आएंगे, तब तक अपन जितना कवर कर पाते हैं उतने के आपको लगाने हैं वापस। जैसे अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा, वो पेपर पूरा सॉल्व करने में एलिजिबल हो जाएंगे आप। 13 जुलाई को पेपर हुआ था डिप्टी जेलर का, जिसमें 150 प्रश्न पूछे गए थे। 9 नवंबर को पेपर हुआ था टेलीकॉम एसआई का, जिसमें 100 प्रश्न पूछे गए थे। तो यही है अपना क्वेश्चन बैंक। इन्हीं में से अपन जाएंगे। 21 में 3 शिफ्ट में, 2021 में 3 शिफ्ट में हुआ था पीएसआई का पेपर, पुलिस सब इंस्पेक्टर का। तो 3 शिफ्ट के 300 प्रश्न वो हो गए। तो यही प्रश्न है 500 से 700 प्रश्न, जिनको आप प्रैक्टिस में दोहराएंगे। आपको बुक्स रेफर करनी है राजस्थान बोर्ड की, जिसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। 2 किताबें हैं, एक हिंदी रचना प्रबोध है, एक हिंदी व्याकरण करके है। 2 किताबें चलती थी, तो उनकी पीडीएफ करवाएंगे, जिसमें उनमें जितना दे रखे हैं वो आपको रेफर करना है। बाकी आपके पास में कौन सी किताबें हैं उनमें आपके दे रखे हैं, अगर उनमें एरर नहीं है तो आप कर सकते हैं। लेकिन मोर और लेस जब अपन करेंगे ना कवर, मैं नोट्स लेके आया साथ में, ये रहेगा शब्द शुद्धि के कुछ शब्द दे रखे हैं। इसमें एक लिस्ट बनी हुई है जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो वो लिस्ट है जिसमें यहाँ पे आपको शुद्ध शब्द दे रखे हैं। ये हैंड रिटन है टैब के अंदर मेरे खुद से, क्यों? क्योंकि मैं टाइप करवाने जाऊँ उसमें फिर एरर होगा, फिर उसको कब चेक करूँ। तो ये खुद से ही लिखे हुए हैं, खुद के ही हैंड रिटन है, टैब के लिखे हुए हैं, जिनके ये कलर प्रिंट है। तो मैं आपको ये भी आइडिया देने वाला था कि अपना कंटेंट कितना रहेगा, किस तरीके से रहेगा। जैसे आपने बात करी विलोम शब्द की, तो मैं आपको शब्द युग्म का बता रहा हूँ। तो ये शब्द युग्मों का अर्थ भेद है। तो ये इस तरीके से तैयार किए हुए हैंड रिटन, तो ये चीज़ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी क्लास के साथ। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोल दिया आपको तैयार करना है। अब उपसर्ग जब मैं आपको करवाने जाऊंगा, तो मैं उपसर्ग इस तरीके से जब मैं समझा चुका होऊंगा, तो मैं इस तरीके से आपको पीडीएफ सेंड करूंगा जिसमें ये आपको दे रखा है, जिसमें तरीके बताऊंगा उपसर्ग निकाले कैसे जा सकते हैं। फिर कुछ एग्जाम्पल दे रखे होंगे जिसमें किसी एक तरीके से निकल रहे होंगे, कोई 2 तरीके से निकल रहा होगा, कोई 3 तरीके से, किस तरीके से निकल रहा, वो भी एक टेबल बना के अलग दे रखा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको क्लास के साथ प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब जैसे संधि है, तो जिस स्वर संधि की मैं बात कर रहा था कि एक टेबल में कवर हो जाएगी। अब कैमरे में कितना विजिबल है कितना नहीं मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आपको जितना विजिबल है तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि मैं थ्योरी लिखवाने से ज़्यादा बिलीव करता हूँ कॉन्सेप्ट डिलीवर करने में और उसके की नोट्स बनवाने में। की नोट्स स्टूडेंट के माइंड में हो जाएंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस करवा दो, लाइफ लॉन्ग उसकी मेमोरी में स्टक हो जाती है वो सारी चीज़ें। अब फिर डेली बेसिस पे आप जब रखोगे तो आपका मेमोरी पाथ खुद ही डेवलप हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं रहेगी उसमें। याद करने वाली सारी चीज़ों के 100 50 वर्ड्स का एक ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी पीडीएफ। जैसे वाक्य की जो मैं बात करी थी मैंने वाक्य की, तो ये इस तरीके से इन्फोग्राफिक्स टाइप समझो, की नोट समझो, कुछ भी समझो इनको। तो ये दे रखे हैं, इसकी जगह मैं लाइंस लिख लेता, टाइप करवा देता और वो पीडीएफ आपके सामने रख देते। मैं वो प्रेफर नहीं करता, मैं इस तरीके से प्रेफर करता हूँ ताकि स्मार्ट वे में आपकी स्टडीज़ हो। क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, तो आप हिंदी का कंटेंट अगर पढ़ के समझ आ ही रहा होता तो आप कोचिंग क्यों लेते हैं? जब मैं आपका काम आसान ही नहीं कर पा रहा हूँ तो आप हमसे क्यों जुड़ते हैं?
तो पहला काम यही है कि कंटेंट डिलीवर करना ही है, प्लस उस कंटेंट को डिलीवर करने के साथ में आपको आसान बनाना है ताकि आप रिवीजन भी कर सकें। तो ये सारी चीज़ें, और किसी को डाउट हो तो आप बताइए। ये आपकी क्लासेस जूम पे रहेगी, और उसके बाद में आपकी क्लासेस जो वेबसाइट पे अपलोड होगी, अभी कुछ डेमो की रहेगी, उसके बाद में अपलोड होगी, वो अभी आप मैनेजमेंट से ही कांटेक्ट करेंगे, जो आपको नंबर दे रखे हैं, वो ज़्यादा तरीके से आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। अगर किसी दिन आप मिस कर देते हैं क्लास, तो आपकी रिकॉर्डेड क्लास तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखिएगा पिछली क्लास लेके ही अगली क्लास में आइएगा। कोशिश कीजिएगा, 2 दिन ही तो क्लास होनी है, टाइम भी यही है 5 से 6। बताइए, और किसी का कोई डाउट? जी नमस्कार। हाँ, हिंदी का सिलेबस सारा कवर होगा, चाहे किसी भी स्टेट की हो, किसी भी स्टेट की वैकेंसी हो, सेम ही रहता है, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के ऊपर टाइटल ही बदलता है। हिंदी वही रहती है, हिंदी में क्या चेंज होगा बताइए आप ही। अब जैसे यूपी से अगर आप हैं, तो आपको जैसे किसी ने कोई, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, आपने टेस्ट सीरीज या किसी भी तरीके से कोई सेट उठा के मार्केट से क्वेश्चन लगाए, वो क्वेश्चन आपका नहीं बन रहा, अब आप उसको लेके परेशान हो रहे हैं और उसमें से एक वर्ड उठा के मेरे से पूछ रहे हैं कि ये इसका मीनिंग क्या होगा, वो क्या होगा। नहीं, आपको वो प्रश्न का फोटो क्लिक करके भेजना है। कोशिश कीजिएगा कि ऑथेंटिक ही हो, आपने ले रखे हो पेपर जिन पे भरोसा। अलग अलग स्टेट में अलग अलग भरोसे की चीज़ें बिकती है, जो आपको पता होगी, सीनियर से पता चल जाती है। अब मैं राजस्थान का बता दूं, मैं यूपी का बता दूं, तो कोई बिहार से कर रहा हो तैयारी, कोई हिमाचल से कर रहा हो, कोई हरियाणा से कर रहा हो, तो वहाँ पे वो सोर्स मिले नहीं मिले, इसलिए हम एक ही यूनिफॉर्मिलिटी के चक्कर में एक ही पीडीएफ डालते हैं, जो राजस्थान बोर्ड की तैयार की हुई है, सोमनाथ चारण जी की। तो उसमें गलतियां कम है, कुछ गलतियां होती भी है, तो हम आपको बता देंगे। वो चीज़ें जब क्लास में होगी तो वही चीज़ें फाइनल होगी जो आपको क्लास में बता दी जाती है। बाकी आप वैसे पढ़ के आएंगे, आपको पढ़ने के लिए पहले दे ही जाएगी चीज़ें। जैसे तत्सम तद्भव जिस दिन मैं पढ़ाऊँगा ट्रिक से कि इसको निकाला कैसे जाएगा, आपको सॉल्व कैसे करना है। लेकिन वो सारे वर्ड्स पढ़ने के लिए आपको मैं पहले से ही पीडीएफ भिजवा दूंगा। तो वो होगी ऑथेंटिक किताब की, जिसमें से पूछे जाते हैं प्रश्न, किसी भी एग्जाम के उठा के देख लो। तो वहाँ से जब आप पढ़ेंगे तो आपका एक रीडिंग सेंस डेवलप होगा, क्योंकि इंग्लिश का टेक्स्ट तो आप पढ़ते ही हैं, चाहे अपने सब्जेक्ट में चले जाओ, चाहे एकेडमिक में, किसी भी तरीके से इंग्लिश का टेक्स्ट तो मिस नहीं होता। लेकिन हिंदी का टेक्स्ट पढ़ने के लिए आपको वो पीडीएफ भेजी जाएगी, उसको कैजुअली आपको पढ़ना है। और किसी कोई डाउट? अभी तो अप्रैल तक तो आपकी वीक में 2 क्लास लगेगी, ताकि आप यूज टू हो जाए। उसके बाद में 6 क्लास लगेगी, मंडे ट्यूसडे मंडे ट्यूसडे। हाँ हाँ, जुलाई से पहले क्या, अप्रैल में कंप्लीट करवाएंगे। अप्रैल एंड के साथ आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, रिवीजन पे लाएंगे आपको। आपकी क्लास से एग्ज़ाम, जिनके जिनके जो जो एग्ज़ाम लगेंगे ना, हमें ये भी है कि आरजेएस का एग्ज़ाम भी आ सकता है, तो आ सकता है कि उसका नोटिफिकेशन इसी वीक में आना चाहिए। फिर अभी देखो जो भी चीज़ें कैसे क्या रहती है, उस पर डिपेंड करता है। अप्रैल के साथ आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अभी अभी मैम पहले पहले कुछ भी नहीं बता सकते, चीज़ें चल रही है, क्योंकि बाकी सारी वैकेंसीज भी राजस्थान की अगर आप देखें तो आई हुई है। एसआई का अभी अप्रैल में पेपर लगना है, और आरएस के लिए भी उन्होंने अभी डीओपीटी में गई हुई है। गवर्नमेंट ने अपने कैलेंडर में अनाउंस कर रखी है, लेकिन बोर्ड ने अभी तक नहीं करी है, नोटिफिकेशन आया नहीं ऑफिशियली। तो आ जाएगा, आ जाना चाहिए, इसी मंथ में आ जाना चाहिए। फिर अभी देखो क्या होता है, पर आपको तैयार तो रखना पड़ेगा। जैसे ही जाएंगे आप, तो क्वालिफिकेशन वाले में ही मात खाएंगे आप, क्वालिफाई करने वाली चीज़ें ही टफ होती जा रही है। चाहे बाकी टीचिंग एग्ज़ाम्स, अगर राजस्थान के अगर आप देखो तो टीचिंग एग्ज़ाम्स में जीके वाले पेपर में 40% नहीं लाए जा रहे हैं स्टूडेंट से, जबकि सब्जेक्ट के मार्क्स उनके देखो तो उस उन मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर वो क्वालिफाई होता तो। हाँ वही है। तो हिंदी को आप, जैसे आपकी कोई कमजोरी है उसका फ़ायदा उठाए, उससे बेटर है ना कि आप उसको पहले ही दूर कर लें। तरीके से करवा रहे हैं उन चीज़ों को, आप ट्रस्ट तो आपको करना पड़ेगा। प्रॉब्लम यही है कि अपन कंटेंट पे डाउट करते हैं, जबकि कंटेंट पे डाउट नहीं करना चाहिए, अपने दूसरे स्टेप्स तक अपन पहुंच ही नहीं पाते हैं।
तो उनको तो अपने करना पड़ेगा तैयार। हम साथ रह के जब करवा रहे हैं, आपको 2 दिन करवा रहे हैं, तो आपके पास में 4 दिन बचते हैं पीछे। संडे एंजॉय करो तो भी 4 दिन बचते हैं, उन 4 दिन में तैयार करके आओ। इसीलिए तो 2 डेज इन अ वीक पहले लाए हैं, ताकि आप यूज टू हो जाए, फिर स्पीड पकड़ लेंगे। और किसी कोई डाउट? कल अपना टॉपिक अपन आ जाएंगे, अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। लास्ट के 5-7 मिनट रखेंगे जिसमें आपके डाउट्स लिए जाएंगे। बीच में आपके डाउट नहीं लिए जाएंगे, पहले आपसे पूछ लिया जाएगा और लास्ट में रखे जाएंगे आपके डाउट्स। तो कल हम इस पे जाएंगे, अपने स्वर वगैरह पे चलेंगे, वोवल्स कंप्लीट करेंगे कल। तो वोवल्स का कंटेंट है ये। तो ये आपको कल की क्लास के बाद में भेजा जाएगा, उससे पहले आपको समझना है, क्यों कि आपका ध्यान इसी पे रहेगा। फिर मैं कुछ भी लिखूंगा, आपका ध्यान इसी पे रहेगा। तो आपको ये वोवल्स के बारे में चीज़ें बता दी जाएगी। ये आपके डायग्राम्स बन रखे हैं, फ्लो चार्ट्स बन रखे हैं। वैसे भी आप निमोनिक्स के थ्रू चीज़ें याद करते हैं, तो आपको, मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगी, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड आजकल वर्क कर नहीं रहा है मेमोराइज करने के लिए, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस ऑलरेडी है। बताइए और किसी का है? अपन वाइंड अप करते हैं, कल मिलते हैं अपन वापस सेम टाइम। 10 मिनट अपन लेट हुए थे, तो 10-15 मिनट अपन 6 से ऊपर भी जा रहे हैं। चलें फिर आज के लिए इतना ही। साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।